नमस्कार, 81 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इफ्तिखार हसन। आज हम बात करेंगे प्राइवेट स्कूल के बारे में कि प्राइवेट स्कूल किस तरह से पेरेंट्स के ऊपर दबाव बनाते हैं, यानी सीधा सीधी कह लीजिए कि शोषण कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाले, चाहे वो फ़ी के नाम पे हो या बुक्स के नाम पे, री एडमिशन के नाम पे, डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे, यानी किसी भी तरह उनका पूरी तरह से जो दबाव है वो पेरेंट्स के ऊपर है। और पेरेंट्स मजबूर हैं, आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, कहीं भी जाते हैं उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है, इसलिए पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। आइए सबसे पहले इसी मुद्दे पे कुछ पेरेंट्स की बात सुनते हैं। पहले ये देखिए, पेरेंट्स की बात सुनिए, उसके बाद आगे बातचीत। अरे कोई काम करना है, साल भर चल बदलाव करो। देखिए सर, 379 का एक किताब है। ये किताब जो है साल भर बच्चे लोग जो हैं इसको अगरबत्ती दिया दे करके पर डे नमन करते हैं और इसे जो है पूजा करने के बाद में पढ़ते हैं। और आज साल भर के दिन बाद जो है इसे कबाड़ा में डाल दिया जाता है। इसका कोई महिमा, कोई अति नहीं है। अगर ये किताब अगर है किसी गरीब को दिया जाए तो वो बेचारा आगे चलकर जो है वो उसके काम मसरफ क्या आएगा, वो काम करेगा, वो पढ़ेगा। मगर ये क्या है, यहाँ जो है एक किताब जो है केवल अमीर बच्चे ही पढ़ेंगे और बेच दिया जाएगा कबाड़ा में। ये जो है गरीब के काम नहीं आएगा। इस तरह ये जो है इस तरह की कबाड़ा में फेंकने वाली जो किताब अभी है, जो अभी आप नोच के फेंक रहे हैं, कितनी किताबें लगभग हैं अभी आपके पास? मेरे पास है तो कम से कम 150 है। 150 किताब 150 किताब है। और ये जो है कि पर डे हम देखते हैं कि ठेले पे जो है कम से कम अनगिनत जो है कि ठेले में भी जो है फुल जाता है कबाड़ा में किताब ये जाता है। इस बार फिर नया सेशन चालू हुआ, फिर बुक्स चेंज हो गया। हाँ, खत्म कहानी हो गया। यही तो आप नोच रहे हैं, फाड़ रहे हैं सारी बुक्सों को। हाँ, इसे जो है कि फिर जो है कि तौल कर जो है बेचेंगे हम। इसमें जो है कि नून तेल धनिया देंगे, है ना? हाँ? यानी बुक्स का ये हाल ये हाल हो गया ना, ये स्कूल वालों ने मचा रखा है। हाँ, बना के रखा है। तो इसके अब तक क्या आप लोगों ने डीएम साहब को, डीओ साहब को आवेदन वगैरह कुछ अब तक के दिए हैं क्या? अच्छा, तो डीएम साहब है, आवेदन साहब है, जो भी साहब है, क्या उनके बच्चे क्या इस स्कूल में नहीं पढ़ते हैं? इस बीमारी से ग्रसित नहीं है? उनको दिखलाया जाए। अरे उनके पास पूंजी ज्यादा है ना, तो उनको एहसास नहीं हो रहा। मैं कम से कम, अगर वो कहते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं, तो गरीबों की तरफ कम से कम झांक के देखना चाहिए ना। तो मसीहा जो लोग बोलते हैं वो खास करके नेता होते हैं। तो अभी आप लोगों ने कम से कम विधायक के पास या सांसद, यहाँ के जो हैं सांसद के पास, या यहाँ के जो अध्यक्ष हैं जी, इन सब लोगों को अब तक के आप लोगों ने लिखित आवेदन दिया है कि नहीं? दिए नहीं है, मगर आप कह रहे हैं तो जो है कि आवेदन जो है दिया जाएगा। अब प्रोसेस जो है इसका मैंने चालू किया जाएगा। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि किताब जो है कि अगले बार जो हम पढ़े हैं, मेरे पास पूंजी है, पैसा है, हम जो पढ़े हुए हैं, अगले बार गरीब। बोलिए। एक किताब है सर, ये जो भी स्कूल भी है, जो भी प्रकाशन की किताब चलाए वो परमानेंट यूज करे। ये नहीं कि आज जो है कि ये प्रकाशन है, कल दूसरे प्रकाशन हो, है ना। और इससे जो क्या होती है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है कि आज जो है कि प्रकाशन है, कल दूसरे प्रकाशन अगर है तो अगला किताब जो है हम 9th 7 में पढ़ रहे हैं, अब चेंज हो गया, तो अगला बार जो आने वाले जो 7 8 में बचे हैं वो जो है फिर पुनः जो है उन लोग के गर्दन कटा देता है। बुक जो है महंगा फिर खरीदनी पड़ती है और जो गरीब बच्चे को जो है परेशानी होती है। अगले बार बेचारा को जो भी किताब मिलेगा उसको कम से कम भी अगले दूसरे के योगदान तो करेगा कि कम से कम गरीब बच्चे पढ़ेंगे, तो वो चेंज कर दिया जाता है। हाँ, वो चेंज कर दिया जाता है। जो गरीब बच्चे जो है कि 50 पर किताब कोई 2 खरीदता है, 4 खरीदता है किताब, और किसी किताब खरीद भी नहीं पाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार मिश्रा हुआ। हमारा इसमें यही कहना है कि इसमें शिक्षा विभाग को देखना चाहिए, डीपीओ, डीओ, और जो शिक्षा मंत्री अभी जो भाषण देते चले आ रहे हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। हर साल महंगी किताब खरीदता है लोग और हर साल चेंज होता है। इससे जो गरीब लोग है, जो सक्षम नहीं है, उसको काफ़ी दिक्कत होता है। अगर एक ही किताब लगातार चलेगा तो एक किताब दूसरे को काम देगा।
दूसरे को दे देगा भी और दूसरे को खरीदेगा भी। अगर एक आदमी का 2-3 बच्चा है तो वो किताब भी उसको कम देगा, लेकिन ऐसा मनमानी कर रहा है, हर साल पब्लिकेशन बदल दे रहा है, दूसरे अथी कर रहे, इससे काफ़ी गार्जियन को दिक्कत हो रहा है, आर्थिक परेशानी हो रही है। इसलिए हमारा अथी है कि इस पर ध्यान देना चाहिए शिक्षा मंत्री को, DPO को और DO। हर साल मेंटेनेंस शिक्षा पर बोलना है। और हर साल लोग रीएडमिशन और डेवलपमेंट चार्ज ले जाते हैं। डेवलपमेंट चार्ज क्या, आप अपना स्कूल का डेवलपमेंट कर रहे हैं, स्टूडेंट को क्या उससे फ़ायदा है, गार्जियन को उससे क्या फ़ायदा है। जो हर साल मोटी रकम लेते हैं, 500-1000 रुपया जो लेते हैं, उससे स्टूडेंट को क्या फ़ायदा है, उसके गार्जियन को क्या फ़ायदा है। और बिना डोनेशन के 6-6 महीना पर कोई स्कूल ले रहा है, अगर डोनेशन नहीं दे रहे हैं तो उसका एडमिशन नहीं कर रहे हैं, उसका नाम काट दे रहे हैं। ये इस पर भी ध्यान उसको देना चाहिए और सरकार को देना चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री को, शिक्षा विभाग को, DPO को, DO को, शिक्षा मंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हर साल आदमी शोषण का शिकार ना हो। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार सिंह, अधिवक्ता। तो आपने सुना, ये पेरेंट्स की बेबसी और उनकी लाचारी है। ये वो अपना जो दुख दर्द है वो बयान कर रहे थे। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं देवकांत जी, जो कि वो एक एडवोकेट हैं और यहीं औरंगाबाद कचहरी में जो है वो खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं और हर मामले को बहुत ही वो सीरियस लेते हैं। चाहे किसी भी तरह का मुद्दा हो, वो हर मुद्दे को सीरियस लेते हैं और किसी भी तरह के जो पेरेंट्स को यानी पूरी जनता को फ़ायदा दिलवाने में उनका काफ़ी योगदान रहता है। देवकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 81 भारत में। आपने भी देख लिया किस तरह से पेरेंट्स जो बेबस हैं और लाचार हैं, हर तरफ यानी एक ही आवाज़ उठ रही है कि जो भी प्राइवेट स्कूल वाले जो कर रहे हैं क्या ये सही है। अब आप बताइए कि आपकी नज़र में क्या है, आखिर जो गाइडलाइन है बिहार सरकार का यानी शिक्षा विभाग का जो गाइडलाइन है वो क्या है? क्या ये कहता है कि अपनी मनमानी करें प्राइवेट स्कूल वाले फ़ी के नाम पे या बुक्स के नाम पे या रीएडमिशन के नाम पे, डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे? क्या है आखिर गाइडलाइन? ये आप थोड़ा सा आप बताइए देवकांत। धन्यवाद आपका भी जो आप आज के कुछ अनसुलझे सवाल पे हमारा राय लेने के लिए आप हमें आमंत्रित किए। तो समस्या है जी बिल्कुल। कई पेरेंट्स, कई अभिभावक जब वो मिलते हैं तो अपनी ये समस्या को रखते हैं कि अमुक स्कूल के द्वारा इस तरह से शोषण किया जा रहा है, फ़ी के माध्यम से, लेट फाइन के माध्यम से, रीएडमिशन के माध्यम से, यूनिफॉर्म के माध्यम देवकांत जी सही है, जो एक ये अनुचित है। अगर हम CBSE के नियमों को अगर हम देखते हैं तो ये अनुचित है। अनुचित ऐसे है कि सबसे पहले हम लोग की भी ड्यूटी बनती है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं सबसे पहले हमें ये जांच ले कि ये CBSE से मान्यता प्राप्त है या नहीं। केवल CBSE पैटर्न लिख देने से वो CBSE एफिलिएटेड स्कूल नहीं हो जाते हैं। दूसरी ये चीज़ है कि वो मनमानी नहीं कर सकते हैं फ़ी के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, क्योंकि CBSE के जब आप लॉज पे आएंगे, जब उसके नियमों को आप देखेंगे तो ये सब चीज़ों की सख्त मनाही है। मैं जानकारी के लिए बता दूं, हमने 1 जून 2022 को इसी समस्या को लेकर CBSE में हमने सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगी थी कि जो स्कूल प्राइवेट पब्लिकेशन की जो बुक चला रहे हैं, क्या वो आपके नॉर्म्स में ऐसा आदेश दिया गया है? क्या वो लेट फाइन जो लेते हैं, क्या उसका कोई आदेश आपके द्वारा दिया गया है? क्या वो 25% जो गरीब बच्चों के एडमिशन की बात होती है, क्या वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? आप क्या वो वैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको भेजते हैं कि हमने इतने 25% बच्चों का एडमिशन किया? ये सब के बारे में जब हमें जानकारी CBSE से लेनी चाहिए, CBSE ने उसने जानकारियों में कई अहम उन्होंने जानकारियाँ दी। जैसे हमने सबसे पहले जानकारी ये मांगा था कि अगर हम अपने ज़िले औरंगाबाद में देख ले तो कई आपको साइन बोर्ड लगे विद्यालय मिल जाएंगे जो लिख देते हैं CBSE पैटर्न। तो सबसे पहले हमें भी ये देखना होगा कि वाकई में CBSE से मान्यता प्राप्त है। अगर CBSE से मान्यता प्राप्त होते हैं तो CBSE एफिलिएशन नंबर सीधा कह दिया जाए कि कमाने का एक पूरी तरह से हाल में जरिया बना दिया। ये भी जो ब्रांच है दानवी घा का, उसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ। कई दुख की बात है कि ये मीडिया में इस न्यूज़ को दबा दिया गया, वो भी एक हमारे लिए काफ़ी एक दुखद है शहरवासियों के लिए। लेकिन वो इस
जाल में पकड़े गए। दूसरा ये हमने एक मांगा था कि फ़ी देने में जब सभी पेरेंट्स की स्थिति, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, वो कई जो पेरेंट्स जो हैं जो गांव से पलायन करके शहर में आके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो जनरली वो डिपेंड होते हैं खेती पे ही। तो सर असमय खेती नहीं होना, सब कुछ सही तरीके से नहीं होना, तो स्कूल वाले एक लेट फ़ी के माध्यम से उनके ऊपर दबाव बनाते हैं। तो हमने सबसे पहले CBSE से ये जानकारी मांगा कि लेट फ़ी लेने का जो प्रावधान है कि आपके आदेशानुसार ये लेट फ़ी लेते हैं या ये मनमानी खुद से ये करते हैं या कहीं वैसा गाइडलाइंस बताया गया है। CBSE ने बड़ा सख्त लफ्ज़ों में ये कहा कि हमने ऐसा कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल CBSE के नाम पे लेट फ़ाइन ले। उन्होंने ये बोला कि लेट फ़ाइन लेने का निर्देश राज्य शिक्षा विभाग के आदेश पे ही होता है। तो अब हम जागरूक होकर स्कूल वाले से ये पूछेंगे कि आप जो लेट फ़ी ले रहे हैं, क्या आपको इसके लिए राज्य शिक्षा विभाग ने आपको आदेशित किया है? अगर आदेशित किया है तो पत्रांक के माध्यम से हमें सूचित करें, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो खुद आप कानूनी घेरे में आ जाएंगे। दूसरी समस्या जो थी वो लेकर कि जो आजकल ज़्यादा जो पेरेंट्स परेशान हैं कि प्राइवेट स्कूलों में जो प्रत्येक साल जो देवकांत जी सही है डिफरेंट पब्लिकेशन की जो बुक्स चलाई जा रही हैं, तो क्या इसके लिए भी वो अपने मनमानी तरीके से वो ऐसा कर रहे हैं या कहीं ना कहीं वो किसी के आदेश पे ऐसा होता है? CBSE ने भी बड़ा सख्त लहजों में ये बताया, विद्यालयों को NCERT किताबों को चलाना चाहिए। जब इसकी सर्कुलर पे 11 पढ़ेंगे चैप्टर 5 में, उसमें इन्होंने लिख दिया है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे CBSE पैटर्न हो, CBSE से एफिलिएटेड हों, उनको NCERT की किताबों को ही चलाना चाहिए। जैसा कि नवोदय और केंद्रीय विद्यालय में आपको देखने को मिल जाता है। आप 1 में भी वहाँ जाएं या 10 में भी जाएं, आपको वहाँ पे NCERT की ही बुक मिलेगी। लेकिन अगर आप प्राइवेट स्कूल में आ जाएं तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ पे CBSE ने कह दिया है कि आपको प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबों को चलाने से बचना चाहिए, और ये मैंडेटरी इन्होंने कहा है। ये इनके ऊपर छोड़ नहीं दिया है कि चलाना है कि नहीं चलाना है। उन्होंने सख्त लहजों में ये कहा है कि आपको प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें नहीं चलानी है। लेकिन इसके वनिस्पत विपरीत आप जब देखेंगे औरंगाबाद शहरों में कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं इस तरह से शोषण कर रहे हैं। कई अभिभावक मार्केट में जब वो मिलते हैं अपनी आप बीती बताते हैं, जब आप शाम में इवनिंग वॉक करने जाएंगे, सुबह में मॉर्निंग वॉक के दरमियान जब आप जाएंगे, तो ना कहीं अभिभावक तो परेशान है ही, कहीं ना कहीं एक अभिभावक को परेशान करने में ये जितने भी प्राइवेट जो विद्यालय हैं, जो स्कूल हैं, कहीं ना कहीं इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ज़्यादातर आपको सुनने में ये भी मिलता होगा, हमें भी सुनने में कई बार मिला है कि फ़ी के लिए कई बार औरंगाबाद में जो कुछ जो स्कूल हैं बिल्कुल सीधा कह दिया जाए कि कमाने का एक पूरी तरह से एक जरिया बना लिया है। इलीगल ये काम होता है, ये गैरकानूनी काम है। जब आप बच्चों के राइट्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें ये ऐसा करना सख्त मनाही किया गया है। उसके लिए भी हम लोग विभिन्न माध्यम से कंप्लेन करते भी हैं, करेंगे भी। तो ये सब एक तरह से जो मनमानी है और इस तरह से जो ये बिजनेस प्रोपोगेंडा चला के रखे हुए हैं पूरे शिक्षा के नाम पे, ये सरासर गलत है। मैंने इस मामले में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से भी बात की, यानी DO साहब से मैंने खुद बातचीत की। पहले ज़रा आप एक बार DO साहब का बयान सुनिए, क्या कहते हैं DO साहब इस मामले में, सुनिए। सबसे पहले आगे बात करते हैं। सर, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट स्कूलों में जो बुक्स जो अपनी चला रहे हैं और जो सरकार का जो गाइडलाइन दिया गया है वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बुक्स चलाते हैं और उसमें जो चलाते हैं तो उसमें काफ़ी पेरेंट्स के ऊपर बर्डन पड़ जाता है और 40%, 60%, 50% इतना कमीशन स्कूल वालों को चला जाता है ख़ास करके। तो ये अलग से वो कमाई कर लेते हैं और सारे पेरेंट्स को भुगतना पड़ता है। तो इसमें
कोई कार्रवाई होने की उम्मीद है सर? नहीं, इसमें हम लोग जो भी आपको जो कहा गया है, जो हमारा जो विभाग का जो गाइडलाइन है जी। जो है उसके अनुसार हम लोग दिखवाते हैं, और जैसी भी शिकायत अगर प्राप्त होती है कि ऐसा हो रहा है तो उसका हम लोग जाँच के उपरांत हम लोग कार्रवाई करेंगे। जी, अगर जो लोग कर रहे होंगे ऐसा तो उस पर जांच कार्रवाई होगी? बिल्कुल 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 होगी, जो गाइडलाइन के विरुद्ध काम करेंगे उस पर कार्रवाई होगी। अच्छा, जो री एडमिशन, जो हर साल जो एडमिशन ले लेते हैं, एडमिशन चार्ज, जो री एडमिशन पढ़ रहा है ऑलरेडी बच्चा उसी स्कूल में, और वो लोग हर साल री एडमिशन के नाम पे पैसा लेते हैं, वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए सर? ऐसी कोई जानकारी आपको नहीं अभी प्राप्त हुई है। अगर शिकायतों भी नहीं प्राप्त हुई है और शिकायतें प्राप्त होती है तब उसको जाँच करवाएंगे, और अगर वो जो गाइडलाइन के विपरीत होगा तो कार्रवाई होगी। बिल्कुल कार्रवाई होगी, जनता उम्मीद कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सर। शेखर जी भी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। शेखर सिन्हा, जो अपने आप में ये साबित करते हैं कि हमने पहले भी आवेदन दिया है डीओ साहब को और वहां पे अब तक के शायद कोई कार्रवाई नहीं हुई। शेखर जी, क्या कहेंगे आप इस मामले में? जो प्राइवेट स्कूल वाले जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके मामले में आप बताइए। पहले मैंने जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को वर्ष 2021-22 में एनसीईआरटी के बुक हेतु मतलब आवेदन दिया था कि सीबीएसई से एफिलेटेड स्कूल कक्षा 1 से लेकर के 10 तक एनसीईआरटी का बुक का संचालन नहीं कर रहे हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जांच हेतु आवेदन दिए थे, और उस आवेदन के आधार पर हमको यह दिया गया कि सभी विद्यालयों में एनसीईआरटी का बुक का संचालन हो रहा है। मेरा जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से ये प्रश्न करना है कि जब आपने एनसीईआरटी के बुक संचालन हेतु हमको जवाब दे दिए, तो आज हर विद्यालय में 1 से 8 तक 5,000 और 6,000 के बुक कैसे बिक रहे हैं? महंगी महंगी बुक पुस्तकें चल रही है, और विद्यालय के प्रबंधक जो है इस पर कमीशन खोरी कर रहे हैं। अभिभावक परेशान है कि हमको बुक इतना महंगा कहाँ से मिल रहा है। क्या एनसीईआरटी का बुक जो 500-600 में होता है पूरे क्लास का, आज वहाँ 6,000 पर लग रहा है। जी, मैं ये कह रहा हूँ कोई नहीं है। और शिक्षा, मैं ये कह रहा हूँ आज शिक्षा जो है विद्यालय जो है व्यापार का अड्डा बना हुआ है, जहाँ केवल व्यापार हो रहा है। अभिभावक त्रस्त है, सीबीएसई के मापदंड का कोई ख्याल नहीं। अभिभावकों से जबरन मतलब ग्रेडिंग चार्ज, जबरन अन्य शुल्क लेकर के उनका दोहन किया जा रहा है। क्यों नहीं चलाते हैं ये बच्चों को पढ़ाई? सीबीएसई स्कूल एनसीईआरटी का बुक्स जो है 9-10 में चलाते हैं। 1 से 8 तक वे अदर पब्लिकेशन का बुक चलाते हैं, और बच्चों को 9-10 में एनसीईआरटी का बुक देते हैं। क्योंकि 10th क्लास में जो सीबीएसई का बोर्ड परीक्षा होता है उसमें से क्वेश्चन जो आता है वो एनसीईआरटी बुक से आता है। तो बच्चों को यह मतलब अवसर दिया जाता है कि आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ें। अगर कोई बच्चा को 1 से 8 तक का एनसीईआरटी का बुक पढ़ने को मिलता तो एनसीईआरटी का कंसेप्ट उसको समझ में आता कि कैसे हमको इसको पढ़ना है। अचानक जो बच्चों को 9-10 में एनसीईआरटी का बुक जो मिलता है तो वे बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि इसका क्या कंसेप्ट है एनसीईआरटी के बुक का, जिसके परिणाम होता है कि बच्चों को कम नंबर आता है। और विद्यालय खाना पूर्ति करने के लिए केवल 9-10 में ही जबरन बच्चों को एनसीईआरटी का बुक पढ़वाता है, ताकि हम मतलब किसी मतलब कोई हम पर आरोप न लगाए कि हम एनसीईआरटी का बुक नहीं पढ़ाए थे। तो बच्चों को अगर विद्यालय 1 से 10 तक एनसीईआरटी का बुक अगर संचालन कराता है तो बच्चों को बहुत लाभ होगा। हाँ, अभी जो डीओ साहब जो बोले उसमें ये कह रहे हैं कि हम जांच करेंगे। हमने इनको बहुत पहले आवेदन दिया था और अब तक ये जांच ही कर रहे हैं उस पर, और हमारे आवेदन पर अगर ये जांच नहीं किए हैं तो फिर कैसा आवेदन ही मांग रहे हैं। एक आवेदन हम दिए हुए, सारा साक्ष्य हमारे पास मौजूद है। इन्होंने लिख करके दिया है कि हम जांच कर रहे हैं और जांच करके भी दिए हैं। तो आप मीडिया बंधु सबको मैं आग्रह करता हूं कि सब आप आइए डीओ ऑफिस में, हम अपना जांच साक्ष्य जो दिए हैं हमको लेकर हम आते हैं वहां, और लाइव प्रसारण कीजिए कि इसमें इनको क्या क्या फॉल्ट है। ये केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, कोई जांच नहीं करते हैं, केवल ये मतलब दिखावा करते हैं। एनसीईआरटी चलाने का गाइडलाइन वहां से दिया गया है, वो नहीं हो रहा है। री एडमिशन वगैरह का कहीं कुछ भी नहीं है। डेवलपमेंट चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज,
कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों के ऊपर दबाव बनाते हैं। बच्चों को तो कहना भी नहीं चाहिए। अगर 1 महीने से दूसरा महीना अगर फी लेट होता है तो वो पेरेंट्स को सीधा कॉल कर सकते हैं। बच्चों को उन्हें कहने का कोई हक नहीं है। बच्चों के ऊपर एक दबाव बनता है, वहाँ पे कहना उनका हक नहीं बनता। लेकिन टीचर्स से वो कहलवाते रहते हैं, बच्चों के ऊपर हमेशा दबाव बनवाते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे आकर के अपने घरों में कहते हैं वहाँ ये वहाँ वो, तो इस तरह से बच्चों के ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहली बात तो वो फ़ी जमा करेंगे तो वो तो दबाव बनेगा ही नहीं, फ़ी तो देना ही है। जो रिजनेबल चार्ज है वो तो देना है, लेकिन बुक्स के नाम पर आपने सुना कि बुक्स के नाम पे किस तरह से प्राइवेट स्कूल वाले सीधी कमाई करते हैं और 5,000 6,000 रुपये की बुक्सें जो आ रही हैं, जो एनसीईआरटी की सिर्फ बुक्सें एक बच्चे के लिए 400 500 हार्डली 600, इससे ज़्यादा की बुक्सें नहीं होती, क्योंकि इनकी कमाई बंद हो जाएगी। अगर एनसीईआरटी की बुक्सें चलनी शुरू हो जाएगी तो उनकी कमाई बंद हो जाएगी। लेकिन अब तक ये देखते हैं कि डीओ साहब क्या करते हैं। डीओ साहब को आवेदन भी दिया गया है। अब हम लोग लगातार डीओ साहब के साथ बने रहेंगे और खुद लाइव भी दिखाएंगे कि डीओ साहब कहां कहां जांच करते हैं और किन किन लोगों पर कार्रवाई करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए AT1 भारत।